हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है भाई कुछ रिएक्शंस। एल्डिहाइड कीटोन्स की फिलिक एडिशन टाइप पढ़ा था हमने। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था जहाँ पर, ठीक है। तो उससे आगे अब दूसरी टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर दो मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टाइप ये है कि वो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं कि उसमें हमारे या तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे या दो कीटोन के इटसेल्फ करेंगे। सेल्फ कंडेंसेशन भी हो सकता है या फिर क्रॉस भी हो सकता है, जैसे दूसरी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी। तो टाइप क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे इसमें थोड़ा सा लिख भी रखा है कि रिएक्शंस इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स of same or different reactants combine without or with loss of some molecules, small molecules। कुछ molecules निकल भी सकते हैं, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, लेकिन कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस कराना दो मॉलिक्यूल्स को आपस में, ठीक है। तो कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन हम बहुत पहले 12th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया तुम्हें होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। अल्डोल, अल्डोल एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा जिसमें, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। इन दो टर्म्स से मिलकर एक अल्डोल जो नाम बना है, जैसे इस पेज के सबसे नीचे लिखा भी हुआ है कि अल्डोल जो नाम आया वो कहाँ से आया है, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप हो जिस मॉलिक्यूल में, कौन कौन से? एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो उस मॉलिक्यूल को जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप साथ में प्रेजेंट हो, उसको कह देंगे कि एक अल्डोल है, ठीक है। इवन कीटोन्स, यानी कि जिसमें कीटोन भी हो और अल्कोहल भी हो, उनको भी अल्डोल में ही काउंट कर लिया जाता है। अलग से कीटोन्स उनको नहीं बोला जाता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में हम कार्बोनिल कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें सबसे पहले देखो, ये कौन से एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। हमने एल्डिहाइड कीटोन की जब शुरू में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ने लगे थे, तब वहाँ पर यही दो बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी? कि एक जो रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी वो तो किसकी वजह से होंगी? कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा होगा। और दूसरी टाइप की रिएक्शंस जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, उनकी वजह से जो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही होंगी, मतलब प्रोड्यूस नहीं इन द सेंस, उनकी वजह से पॉसिबल हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ गया है, जिन एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कैटेलाइज्ड। अब दोनों तरीके से हो सकती है, इसलिए इसको अलग अलग मेंशन करेगा। बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो जब बेस की प्रेजेंस में होगी तो किस तरह होगी, पहले उसका मैकेनिज्म पढ़ाएगा, फिर एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट कर लेते हैं। बेस की प्रेजेंस में देखो, सबसे पहले बेस क्या क्या लिए हैं इसने, बहुत ही डाइल्यूट बेसेस लिए हैं। ये देखो, डाइल्यूट NaOH या सोडियम कार्बोनेट, इवन सॉल्ट है वो एक, लेकिन फिर भी एज अ बेस इतना वीक हमें एक मतलब बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अल्डोल बनेगा। अल्डोल जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह लो इनको, है ना, क्योंकि बीटा पोजीशन पर है। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसके ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर क्या आ गया है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को ही एल्डोल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ये तो इन जनरल रिएक्शन लिखी होती हैं शुरू में। अब तुम्हें शुरू में ये समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन पहले हम मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मान लो कोई भी एक रिएक्शन वो लेके चला, जैसे इसने सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड जो ऊपर स्टडी किया उसी का मैकेनिज्म ये लेके चलेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है? कार्बन आयन फॉर्मेशन। एक इनोलेट आयन, या उसको कार्बन आयन भी बोल देते हैं, इनोलेट आयन भी बोल देते हैं, जो कि आगे चल के न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, उसको फॉर्म करना सबसे पहला स्टेप। अब जो हमारा बेस लिया है वो क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब मॉलिक्यूल तो हमने एक ही लिया है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि शुरू में ही हम क्रॉस एल्डोल पढ़ने लगे। सिर्फ क्या ले रखा है? एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। एक नहीं कहेंगे इन द सेंस, एसिटाल्डिहाइड दिया है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स का बेस जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स को उनके
किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से क्या करके, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब ये जो कार्बन आयन बना है यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पर ये जो एरो मार्क दिखा रखा है बीच में, इससे ही इनकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को दिखा रहा है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये कार्बन आयन, इसको इनोलेट आयन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी रेजोनेंस देखो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि साथ में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ उसको धकेल सकता है अपने नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो चार्ज डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना चाहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह का कुछ एक इनोलेट आयन बन जाता है। अब ये जो बना है यही क्या किसका काम करेगा, हमारे न्यूक्लियोफाइल का। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा एट द कार्बोनिल कार्बन सेंटर। ठीक है, ये देखो नीचे कर दिया अटैक भाई। देखो कार्बोनिल कार्बन, वही बार बार वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी किस तरह लिखी जाती है सबको बार बार पता है, देखो बार बार शुरू से यही पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, तो अब मेन पता होना चाहिए कि क्या न्यूक्लियोफाइल है, अटैक तो सिर्फ यहीं पर करेगा। ठीक है ना, बार बार यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हो रहा था। अब कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल, लेकिन उनमें से एक मॉलिक्यूल खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है ना, रिएक्शन वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है। देखो अब ये भी जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, ये इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड अप ही तो हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन इनको क्या कह देंगे, कंडेंसेशन नाम अलग से दे दिया, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से दोनों डेवलप हुए हैं। एक अब सबस्ट्रेट का काम कर रहा है और दूसरा ही मॉलिक्यूल अब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए कंडेंसेशन नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, इस तरह का एक अनायन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमें पता है कि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अनायन बना है ये खुद को क्या करना चाहेगा, स्टेबलाइज करना चाहेगा। किस तरह से स्टेबलाइज करेगा, बाय एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटोन, या फिर प्रोटोन कह लो या फिर हाइड्रोजन कह लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में ही निकल गया था, ये देखो यहाँ से। ठीक है ना, जैसे ही बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया था, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था। अब यही जो वाटर मॉलिक्यूल है यही हमारे क्या काम आ रहा है, फिर से प्रोटोन को प्रोवाइड कराने में। देखो यहाँ, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है और इस एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये जो बन गया है, अब इसको क्या कहते हैं, अल्डोल। ठीक है, ये OH को हटा दो। ठीक है, OH बेस कैटलाइज्ड जो नाम लिखा है ना, कैटलाइज वर्ड तभी आता है कि जो हम शुरू में लेके चलें कंसंट्रेशन, वही दोबारा से उसकी प्रोड्यूस हो जाए। जैसे यहाँ पर बेस कैटलाइज्ड पढ़ा हमने, OH नेगेटिव आयंस को लेके चले थे और लास्ट में वो रीजनरेट हो गया है, ये देखो, तभी इसका नाम क्या है, बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो उसके बाद कह रहा है कि डीहाइड्रेशन शो कर सकते हैं एल्डोल। एल्डोल जो ये बने हैं, ये डीहाइड्रेशन मतलब अपने अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, किन कंडीशंस में निकालेंगे, जब प्रोसेस बेस कैटलाइज थी एल्डोल फॉर्मेशन की, तो तुम्हें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में, अगर तुम्हें डीहाइड्रेशन कराना है तो। ठीक है, अब ये जो नीचे दोबारा से मैकेनिज्म लिख दिया है, ये इस डीहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है कि एल्डोल फॉर्मेशन के बाद वाटर कैसे निकला। ठीक है ना, तो बेस कैटलाइज्ड के केस में अगर तुम्हें एल्डोल फॉर्मेशन के बाद डीहाइड्रेशन शो करनी है तो तुम्हें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप मतलब तुम्हारा क्या होगा, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन जैसे होगा, देखो अब मैकेनिज्म में वही बात फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटॉन लग जाएगा और इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल अब इजीली निकल सकता है। ये अब लिविंग ग्रुप यहाँ पर एक जनरेट हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, डीहाइड्रेशन हो गई। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नीचे जो मैंने स्टार करके लिखा वो ये है कि अगर डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है वो कंजुगेशन में आ जाए बेंजीन रिंग के, तो फिर हमें एसिडिक कंडीशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने से वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो वो
बेस की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन शो कर देगा। यहाँ पर देखो नीचे एग्जांपल एसीटोफिनोन का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो बेस की प्रेजेंस में पहले स्टेप में तो ये एल्डोल फॉर्मेशन हो गई, दूसरे स्टेप में कोई हमने यहाँ पर एसिड नहीं डाला है, सीधा डिहाइड्रेशन शो कर दिया है। तो वो बेस ही फर्दर क्या शो कर देता है, डिहाइड्रेशन करा देता है। कब? जब डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होनी है वो फॉर्म्ड बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है मॉलिक्यूल में, इस वजह से उसकी फॉर्मेशन ईजी हो रही है, ठीक है। तो हमें बाहर से कंडीशन एम्प्लॉय नहीं करनी पड़ रही है, कौन सी? एसिडिक कंडीशंस जो हमें ऊपर करनी पड़ रही थी, ठीक है ना। बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराने के बाद डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ रहा था, लेकिन वो किस कंडीशन में नहीं करना पड़ रहा है कि अगर डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में हो, तो हमें एसिडिक कंडीशंस एम्प्लॉय नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नीचे इसकी लिमिटेशन बता रहा है पहले कि कौन इसको शो नहीं करेगा। अब क्लियरली मैंने शुरू में बोला था वही शो करेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन देते हैं। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कार्बन आयन नहीं बना पाएंगे, कार्बन आयन नहीं बना पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा भाई, ठीक है। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, अगर यहाँ तक ही रिएक्शन को पूछा जाए, यहाँ सिर्फ एल्डोल फॉर्मेशन तक, तो इसको एल्डोल रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट रिएक्शन पूछी जाए, कंप्लीट इन द सेंस डिहाइड्रेशन वाला स्टेप भी साथ में पूछा जाए, तब इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अल्डोल्स जो फॉर्म हुए हैं, अगर उनके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो आगे फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन उनका होता रहेगा। कब तक? जब हम ये तब होगा जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तो पहले स्टेप में क्या लिखा उसने, वीक बेस को यूज़ करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ना बने। अब ये क्या बात कहना चाह रहा है कि यहाँ पर देखो ये जो एल्डोल बन गया है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में ये अल्फ़ा कार्बन, इसके पास अभी भी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, तो ये अभी भी एक कार्बन आयन जनरेट कर सकता है और वो कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ पर अटैच करवा सकता है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी एंटिटीज़ नहीं बनने लग जाएंगी, इसी मॉलिक्यूल के ऊपर एडिशन होती रहे, ठीक है ना। 2 बार और एडिशन करोगे कितना बड़ा हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कली यहाँ पर कोई यूज़ नहीं किया गया, ताकि ये एल्डोल जो फॉर्म हुआ है ये फर्दर आगे एल्डोल कंडेंसेशन ना दे, ठीक है। इसलिए क्या यूज़ किया था, माइल्ड बेसिस यूज़ किए थे, बहुत ही माइल्ड एल्कली या डाइल्यूट एल्कली, ठीक है। अब दूसरा है दूसरे टाइप का मैकेनिज्म जिसमें एसिड कैटेलाइज पढ़ेंगे, जिसमें एसिड की प्रेजेंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर इनोलेट आयन की बजाय इनोल बनता है, ठीक है, इनोल फॉर्म बनती है, और वो इनोल फॉर्म भी न्यूक्लियोफाइल का ही काम करती है, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग है, ठीक है ना। बात वही होगी, काम भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो इनोल की होगी, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेस कैटेलाइज से डिफरेंट है एसिड में, वो ये है कि अब यहाँ पर शुरू में ये एसिडिक कंडीशन एम्प्लॉय कर दी है, तो हमें एल्डोल एज ए प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेंगे, हमें सीधा कंडेंसेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहे थे ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, वही मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सीधा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें बीच में जो एल्डोल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही कंडीशंस क्या हैं, एसिडिक हैं, ठीक है ना। एसिडिक कंडीशन है तो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप फटाफट से हो जाएगा, बीच में एल्डोल को बाहर आइसोलेट करने का भी हमारे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऊपर जो दे रखे हैं वो 2-3 एग्जांपल हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, या तुम खुद भी पढ़ सकते हो एक बार अगर तुम्हें मैकेनिज़्म समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म देख लेते हैं, इसमें भी वही, अब यहाँ पर बेस नहीं है कोई कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या है, एसिड कैटेलाइज पढ़ रहे हैं, तो एसिड सबसे पहले क्या शो करेगा, प्रोटोनेशन, ठीक है। कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन पर, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर, तो इस तरह की एक स्पीशी बन जाएगी। अब जैसे ये बनेगी वो उसके बाद क्या फॉर्मेशन शो कर देगा, एक इनोल आयन। इनोल कैसे बना, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये निकल गया यहाँ से, ठीक है ना, देखो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन निकल गया है, ठीक है।
अल्फ़ा हाइड्रोजन जो थी वो यहाँ पर बेस तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो इटसेल्फ निकल गई क्योंकि वो एसिडिक है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइजेशन देने के लिए एक तरह से। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, इनोल, वहाँ पर क्या बन रहा था, इनोलेट। ठीक है, अब ये इनोल भी वही काम करेगा भाई, क्या, जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था कार्बन आयन, वही बिल्कुल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक। अब ये देखो, ये इनोल था, अब यही हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और अटैक शो कर रहा है कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, इस तरह से एडिशन हो जाएगी। एडिशन होने के बाद फिर वही, अब शुरू में हमने क्या डाला था, ये एसिड कैटेलाइज्ड एसिड डाला था, एसिड से इनिशिएट की थी रिएक्शन, एसिड यहाँ पर देखो निकल गया है स्टेप में, लेकिन ये एल्डोल बनने के बाद यहीं पर स्टेप 2 पर ही रिएक्शन नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड निकला है ये फर्दर ऐड होके थर्ड स्टेप भी शो करेगा, कौन सा, डिहाइड्रेशन वाला स्टेप, जो हमें बेस कैटेलाइज में तो एसिडिफिकेशन करके कराना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशंस एसिडिक हैं तो अपने आप ही हो जाएगा थर्ड स्टेप। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जो अभी अभी निकला था H पॉजिटिव वो दोबारा से एडअप हो गया है एल्डोल ही मॉलिक्यूल में। ठीक है, और इस तरह से डिहाइड्रेशन शो कर देगा। ठीक है, अब आगे है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस मतलब सेम मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन नहीं कराएंगे अब की बार, या तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड देंगे या 2 डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी रिएक्शन होगी उनको कह देंगे क्रॉस एल्डोल या फिर क्रॉस्ड एल्डोल या फिर मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, जैसे एसिडल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लिया और एक एसीटोन का ले लिया। ठीक है, अगर दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4, वो समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैं इन दोनों का क्या करा रही हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन मान लो। ठीक है, तो ये भी एक क्या बना सकता है, कार्बन आयन बना सकता है जो इस मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है या इटसेल्फ खुद पे भी अटैक कर सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी तो ये होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, 2 पॉसिबिलिटी इस नीचे वाले मॉलिक्यूल से। अब ये एसीटोन में भी दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी एक तरफ भी मान लो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो मान लो यहाँ इसने कोई कार्बन आयन बनाया, तो अब ये मॉलिक्यूल जो नीचे अब कार्बन आयन का एक्ट कर रहा है वो इसके साथ भी एडिशन शो कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक, और इटसेल्फ अपने एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी। तो 2 पॉसिबिलिटी नीचे वाले मॉलिक्यूल से, 2 ऊपर से, मतलब 4 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती हैं। तो 4 बनाने का फ़ायदा क्या है, अगर हम उन्हें सेपरेट ही ना कर पाएँ तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इन क्रॉस एल्डोल का कोई फ़ायदा नहीं है कराने का। तो कौन सी क्रॉस एल्डोल कराएंगे, जिसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल में ही अल्फा हाइड्रोजन हो और वही क्या बना सके, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सके, कार्बन आयन बना सके, अगर हम बेस कैटेलाइज्ड करा रहे हैं तो। ठीक है, तो अब नीचे वही समझा रखा है कि हम ऐसी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराएंगे जिसमें सिर्फ एक ही एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो। तो जैसे इसने लिया है, अब फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और नीचे बेंजेल्डिहाइड ले लिया। अब फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अपना कोई क्या नहीं बना सकता, कार्बन आयन नहीं बना सकता जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सके। इसके ऊपर तो अटैक पॉसिबल, इसके ऊपर अटैक होगा और अटैक करने वाला दूसरा मॉलिक्यूल होगा। जैसे अब यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले रखा है, ये क्या करेगा, बेसिक कंडीशन ले रखे हैं डाइल्यूट NaOH। ठीक है, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी और कार्बन आयन जनरेट होगा, और वो कार्बन आयन फिर किसका बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ इस दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन शो करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डोल। अब एक बात इंपॉर्टेंट देखने वाली इन दोनों केसेस में ये है कि यहाँ पर देखो डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, सिर्फ डाइल्यूट NaOH, तो इन्होंने सिर्फ एल्डोल फॉर्मेशन तक ही प्रोडक्ट लिखा है। जब भी बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराएगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें प्रोडक्ट सिर्फ एल्डोल तक ही लिखना है। अगर उसने आगे एसिडिक कंडीशन नहीं दी है तो तुम्हें कंडेंसेशन, जो मैं कह रही हूँ ना वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, वो नहीं निकालना है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला है मॉलिक्यूल, अब बेंजेल्डिहाइड के साथ केस दूसरा हो जाएगा। अब दूसरा क्यों हो जाएगा वो भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखो सिर्फ डाइल्यूट NaOH ही ले रखा है, दूसरे स्टेप में कोई एसिडिक कंडीशंस भी एम्प्लॉय नहीं किए हैं, फिर भी प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो बॉन्ड कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ।
ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, उस वजह से ये इटसेल्फ डिहाइड्रेशन यहाँ पर शो कर सकता है। ठीक है। तो बेंज़ेल्डिहाइड के केस में जैसे हमने पढ़ा भी था वहाँ पर कि जब ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होनी है वो अगर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आएगी तो वो इटसेल्फ हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH में भी हो जाएगी, तब हमें एसिडिक कंडीशन एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब बेंज़ेल्डिहाइड के केस में देखो ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर तो अटैक होगा, क्यों, इसके पास तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनोलेट आयन जो बनेगा बेस की प्रेजेंस में वो एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाएगा और यहाँ अटैक शो करेगा। ठीक है। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन समझ आ गया होगा भाई। ठीक है। उसके बाद क्रॉस एल्डोल पढ़ रहे थे हम। क्रॉस एल्डोल के अब देखो यहाँ पर और एग्जांपल दे रखे हैं अगले पेज पर, 2 एग्जांपल। ठीक है, पढ़ लेना इनको। ठीक है। उसके बाद एक और नेम रिएक्शन अलग से तो शो नहीं किया लेकिन है भाई, नेम रिएक्शन ही है, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। अब इस केस में क्या है, ये एक क्रॉस एल्डोल की टाइप ही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन इस सिर्फ स्पेसिफाई कर देगा कि हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते। एक तरह से ये कह लो कि एक तो हमने फिक्स कर दिया बेंज़ेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब और क्या है, बेंज़ेल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में हमारा एक जो मॉलिक्यूल होगा वो तो होगा हमेशा बेंज़ेल्डिहाइड का, दूसरा हम कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। और इवन यहाँ पर देखो नीचे वाले एक एग्जांपल में तो इसने एस्टर भी लिया है, एलिफेटिक एस्टर। ठीक है। तो रिएक्शन वही है, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, और वो भी बेस कैटेलाइज्ड, काम भी वही होगा सब कुछ। क्या होगा, बेंज़ेल्डिहाइड तो कोई कार्बन आयन बनाएगा नहीं, तो दूसरा जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे वो क्या जनरेट करेगा, कार्बन आयन। ठीक है। और वो अटैक शो करेगा। अब नीचे दोबारा से इसका मैकेनिज्म इसने फिर से समझाया, देखो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से कार्बन आयन जनरेट कर दिया, अभी कार्बन आयन बेंज़ेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक शो कर रहा है। ठीक है। इस तरह से एडिशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर वही, अब क्योंकि बेंज़ेल्डिहाइड था, बेंजीन रिंग है साइड में, तो देखो बेस की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो गई है और हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर एरो मार्क दिखा रखा है, ये वाला, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, क्रॉस एल्डोल भी कह सकते हो, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये बेंज़ेल्डिहाइड है और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन ही लेना था, और प्रोडक्ट क्या बना है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड। ठीक है। तो इसी में इंक्लूड हो जाती है क्रॉस एल्डोल में ही क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। अगली रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। आज हम ये नेम रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है। एक पढ़ लिया हमने बेंजोइन। अब कह रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है ये भी। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन तो होता नहीं है। ठीक है। तो वो टिपिकल जो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की कंडेंसेशन अब वो तो शो नहीं कर पाएंगे, तो ये दूसरे तरीके से कंडेंसेशन शो करता है। तो वो दूसरा तरीका क्या है और उसका क्या नाम दिया है, वो है दूसरी टाइप की रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको स्पेसिफिक नेम यहाँ पर इन्होंने दे दिया है बेंजोइन। ठीक है। बेंज़ेल्डिहाइड, अब नाम से एरोमेटिक एल्डिहाइड, नाम आते ही तुम्हें बस एक ही पिक्चर दिमाग में क्लियर होएगी, बेंज़ेल्डिहाइड ही होगा ऑब्वियसली, या फिर इसका कोई डिराइव्ड फॉर्म। ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में, KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। अब यहाँ पर जो साइनाइड आयन है, साइनाइड जो CN नेगेटिव है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि वही न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, वही कैटलिस्ट का भी काम करेगा। ठीक है। जैसे अब हम मैकेनिज्म पहले इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ कि साइनाइड जो आयन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक शो करेगा, बेंज़ेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर इसने अटैक किया। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पर ये जो स्टेप है ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र है।
इटसेल्फ मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है या H आयन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कार्बन को छोड़कर ऑक्सीजन पर जा रहा है। एक तरह से कह लो रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र कह लो सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस स्टेप में हो क्या रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्बन को छोड़कर प्रोटॉन ऑक्सीजन पर चला गया। ये देखो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और कार्बन पर क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं गया है, तभी तो उसको प्रोटॉन कह रहे हैं। अदरवाइज वो H अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता तो उसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब पढ़ते हैं उसके साथ रिडक्शन, ठीक है। थोड़ा ये दिमाग में बिठा के चला करो कि हाइड्रोजन कब अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, कब उसको क्या बोला है। अगर मैं प्रोटॉन कह रही हूँ तो इसका मतलब वो H पॉजिटिव की तरह रिलीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये जो नीचे जनरेट हो रहा है कार्बन आयन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। और ये कार्बन आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस कार्बन आयन की फॉर्मेशन का कारण ही यही है कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। दो चीज़ों की वजह से स्टेबल है, क्योंकि एक तरफ तो ये ग्रुप लगा हुआ है Cn नेगेटिव, ये जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरा ये जो रेजोनेंस में आ सकता है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह की रेजोनेंस ये शो कर सकता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ही ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो कार्बन आयन बना है वही क्या करेगा, अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और किस पर अटैक करेगा, दूसरे बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। एक बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल ने तो खुद ही हेल्प किया क्या, ये कार्बन आयन जनरेशन में, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी तो एक बेंज़ल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेके चले थे। कंडेंसेशन का यही तो मतलब है, सेम मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, उनमें से एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा पहले और दूसरे पर अटैक करेगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर। या ये जो कार्बन आयन ऊपर जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप से, ये दूसरे बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर एड अप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इस तरह की स्पीशी बन जाएगी जैसे ही एड अप होगा। फिर वही प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन जो इस ऑक्सीजन पर था वो दूसरे पर आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अब हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है। तो इस जो ये वाला ऑक्सीजन है नीचे वाला, सॉरी मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ जो ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज लाना क्यों हमें, क्योंकि ये जो Cn है ये एज लिविंग ग्रुप निकल सकता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इस ऑक्सीजन पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटी क्या करेगा, अपनी ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के अपने बॉन्ड की तरफ धकेलेगा, और कार्बन अपनी ये जो ग्रुप है यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप क्यों है भाई, गुड लिविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर इजीली एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन है इस कार्बन के पास, और नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो Cn नेगेटिव के यहाँ पर 3 पर्पज़ है। पहला, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब शुरू में फॉर्म भी हुआ, शुरुआत भी इसी से की, और लास्ट में देखो यहाँ इस स्टेप में निकल भी यही रहा है। तो Cn नेगेटिव कैटेलाइज्ड भी यही है, मतलब ये कैटेलाइज भी कर रहा है रिएक्शन को, प्रोसीड भी करा रहा है। अदरवाइज मान लो ऐसा होता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो Cn नेगेटिव ये कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को, उसकी स्पीड अप कर रहा है, ठीक है ना। और तीसरा काम क्या कर रहा है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ही ये बेंजोइन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो इसके 3 एस्पेक्ट हैं, मतलब सारी रिएक्शन को ये अकेला ही करवाने में ही पूरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो बात ऊपर मुझे मैकेनिज्म में बतानी चाहिए थी वो ये है, यहाँ पर देखो इन्होंने रेट लॉ को कुछ थोड़ा सा इंक्लूड किया यहाँ पर इस रिएक्शन के केस में। क्यों, क्या कह रहा है कि रेट जो डिपेंड करी है वो इस तरह से डिपेंड करी है, देखो साइनाइड की जो है कंसंट्रेशन हाफ है किससे, बेंज़ल्डिहाइड से, एक तरह से ये मान सकते हैं हम। ऐसा क्यों, अगर हम इक्वल कंसंट्रेशन में दोनों को लेके चल देते तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ Cn नेगेटिव ट्रीट कर जाता और सिर्फ क्या स्पीशी बन जाती, ये कार्बन आयन ही बन जाता।
फिर वो अटैक किस पर शो कर पाता है, इसलिए हमें जो बेंज़ेल्डिहाइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए ताकि कुछ बेंज़ेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स अनरिएक्टेड रह जाएं जिनके ऊपर Cn नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट ना किया हो। ठीक है, तभी तो जो कार्बन आयन यहाँ पर बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक शो कर पाएगा। ठीक है, तो रेट लॉ को यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर इंक्लूड इन्होंने किया है कि इस रेट लॉ के बेसिस पर हम ये मैकेनिज़्म प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर स्पेसिफिक एक्शन ऑफ साइनाइड आयन फिर से लिख रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, कार्बन आयन को स्टेबलाइज भी कर रहा है, जो कार्बन आयन बन रहा है ना आफ्टर द अटैक उसको भी स्टेबलाइज कर रहा है और गुड लिविंग ग्रुप का भी काम कर रहा है लास्ट स्टेप में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारी की सारी रिएक्शन बेस्ड ही इसके ऊपर है। अगर ये नहीं होता मतलब रिएक्शन हो ही सिर्फ इसकी वजह से रही है। ठीक है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन नाम तुम्हारे दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए कि किसकी प्रेजेंस में होगा, KCN की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अगली टाइप, थर्ड टाइप ऑफ कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन। ये सिमिलर है, क्लोजली रिलेटेड टू क्लेजन स्मिथ। अब क्लेजन में क्या पढ़ा था, क्रोस एल्डोल था, वहाँ पर भी यही पढ़ा था, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा एक, यहाँ पर भी देखो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को ट्रीट कराएंगे किससे, एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल से। अब वो एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें किसकी प्रेजेंस में, मतलब एक बेस भी तो चाहिए। अब वो बेस जो होगा वो ये एनहाइड्राइड डिसाइड करेगा। अब ये इस पैराग्राफ में जो भी लिख रखा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एनहाइड्राइड मान लो तुमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो एसिटिक एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेना है हमें एज अ बेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि NaOH डाल दिया, बेस क्या लेना है, जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना है उस एसिड का सॉल्ट। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर वर्ड्स में जो मैं अभी बोल रही हूँ, फिर से बोल के बता रही हूँ। पहला बेंज़ेल्डिहाइड ही शो करेंगे पर्किन कंडेंसेशन, एरोमेटिक एल्डिहाइड जब भी लिखेगा तो मतलब बेंज़ेल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं लेकिन जिस भी एसिड का वो एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट हमें एज अ बेस लेना है। अब ये एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब ये जो एनहाइड्राइड यहाँ ले रखा है वो इसी से तो बना होगा ना, इसके दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कराकर। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रखा है तो अब एसिटिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा, CH3COOH को हटा दें और यहाँ पर ये Na लगा दिया। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ द एसिड जिसका हमने एनहाइड्राइड लिया है वही हमारा बेस का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर स्पेसिफिक है कि यही यूज़ करना है। ठीक है, यही कब यूज़ करेंगे, जब यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे। अगर एनहाइड्राइड बदल दिया तो फिर सॉल्ट भी उसी एसिड का लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वही मेथड फिर से बार बार वही करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, दूसरे स्टेप में उस न्यूक्लियोफाइल की एडिशन शो करेंगे मॉलिक्यूल पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखो कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसके अल्फा हाइड्रोजन को, एसिडिक एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन, जो हमने सॉल्ट लिया है उसका एनाइन। ठीक है, एसीटेट आयन मतलब एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से देखो H को, और क्या जनरेट कर देगा, एक कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और बेंज़ेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। बार वही है, फिर से ये एक बीच में प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो गया, अब ये स्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे। जो ऊपर H पॉजिटिव आयन एसीटेट आयन ने ले लिया था वो उसको रिलीज़ कर देगा और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर देखो H पॉजिटिव आयन, जो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो गया था यहाँ फर्स्ट स्टेप में, वो H पॉजिटिव यहाँ दूसरे स्टेप में वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है ना, पहले स्टेप में देखो एसिटिक एसिड बना और फिर वो क्या कर रहा है, आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल H पॉजिटिव आयन वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अब क्योंकि बेस प्रेजेंट है और
साथ में क्या है, डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आने वाली है, तो डायरेक्टली डिहाइड्रेशन ईजी हो जाएगा। ये भी एक जो पढ़ रहे हैं ना एल्डोल टाइप ही रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट स्पेसिफिक कर दे रहे हैं तो इसका नाम बदल गया है, ठीक है ना। है वही कंडेंसेशन ही है और एल्डोल टाइप ही कह सकते हैं इसको भी, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ही हो रही है, लेकिन क्योंकि इस केस में हमने सबस्ट्रेट फिक्स कर दिए हैं कि यही लेने हैं तो इसलिए इनका नाम बदल जाता है बस, ठीक है। तो अब परकिन में की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर जो बेस है, क्या था हमारा बेस, एसीटेट आयन, वो H पॉजिटिव को निकालेगा और इस तरह से डिहाइड्रेशन करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर देखो ये लास्ट में एनहाइड्राइड ही है अभी भी, तो इसको फर्दर क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे। एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज होकर क्या देते हैं, पेरेंट एसिड देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 एसिड फॉर्मेशन हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नोवेनेगल कंडेंसेशन। नोवेनेगल कंडेंसेशन, इसमें देखो क्लोजली रिलेटेड टू बेस, वही बात फिर से जो हमने शुरू में बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है, उसी टाइप की रिएक्शन हो रही है सब में, लेकिन वही बात, सबस्ट्रेट रिएजेंट बदलते ही रिएक्शन का नाम बदल देते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो तुम। अब यहाँ पर देखो एल्डिहाइड इन जनरल लेके चला, कोई भी एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, दूसरा जो मॉलिक्यूल ले रहा है वो क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है वो इस केस में क्या है, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड है। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड वो कंपाउंड जि CH2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों और ये मिथिलिन, इसको मिथिलिन बोल देते हैं, CH2। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें CH2 एक ही एंटिटी हो और दोनों तरफ क्या लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों। और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इन H2 इन दोनों हाइड्रोजन को हाईली एसिडिक बना देते हैं। एक्टिव कह लो कि एक्टिव कर देते हैं इन हाइड्रोजन्स को, इसलिए इनका नाम क्या होता है, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स। इस CH2 को मिथिलिन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव मिथिलिन XY, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, XY जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जैसे इथाइल एसीटेट। इस केस में देखो ये एक तरफ एसीटो ग्रुप, एक तरफ एस्टर वाला ग्रुप, ठीक है। मेलोनिक एसिड दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर मेलोनिक का एस्टर है, अभी ये मेलोनिक एसिड का एस्टर है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इथाइल साइनो एसीटेट, एक तरफ साइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक तरफ ये वाला ग्रुप एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी टाइप दे रखे हैं ये सारी क्या हैं, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड की एग्जाम्पल हैं एक तरह से, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं डिफरेंट कंपाउंड के साथ ट्रीट कराकर, ठीक है ना। अब किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में होगी ऑब्वियसली, लेकिन बेस फिर वही रिएजेंट फिक्स कर रखे हैं भाई। यहाँ पर तुम अपनी मर्ज़ी से अब कह दो कि एल्डोल की तरह यहाँ पर NaOH लिख देते हैं जी, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि नोवेनेगल कंडेंसेशन जो नाम दिया है तो वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या यूज़ कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि हम सिर्फ पिरिडीन यूज़ करेंगे या फिर पिपरिडीन यूज़ करेंगे, माइल्ड बेसिस, ठीक है। कंपाउंड वही बनेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसका भी एक बार पहले मैकेनिज़्म देख लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। मैकेनिज़्म देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड जो है यूज़ कर रखे हैं उसकी हाइड्रोजन्स क्या हैं, एसिडिक हैं। बेस क्या करेगा, बेस क्या है, पिरिडिन है या पिपरिडिन है, ठीक है। बेस क्या करेगा, इन हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये देखो यहाँ से कर रहा है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया कार्बन आयन फॉर्मेशन हुआ, ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर एकोमोडेट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे की तरफ भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ये कार्बन आयन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सेकेंड स्टेप में एडअप हो जाएगा, एडअप होने के बाद बेस ने जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था वो उसको रिलीज़ करेगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये देखो यहाँ पर बेस ने हाइड्रोजन जो ली थी वो वापस दे दी, ठीक है ना, और स्टेबलाइजेशन शो कर दी। और लास्ट स्टेप में वो वही बेस का मॉलिक्यूल फिर क्या करा देता है, डिहाइड्रेशन करा देता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन क्यों हो रही है भाई, कोई बता सकता है? अगर मैं क्लास में होती तो तुमसे पूछती। क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन इसलिए होती है क्योंकि जो डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है दोनों तरफ रेजोनेंस में जा सकता है, दोनों तरफ। यहाँ पर देखो ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो बेस की प्रेजेंस में ही डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा इतना भी मुश्किल नहीं है, ना तो किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, ना ये कि उसके हम सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल्स कैसे याद रखें, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस फर्स्ट केस में यहाँ से जनरेट होगा क्या, कार्बन आयन, ठीक है ना, और फिर वो एडिशन शो करेगा इस मॉलिक्यूल पर, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर एक रिएक्शन में, वही बताने के लिए फिर से यहाँ इस पेज पर आए हैं। यहाँ पर देखो जैसे ही इस केस में मेलोनिक एसिड के केस में देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, कार्बन आयन जनरेट होगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ एडिशन शो करेगा और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, अनस्टेबल है ये कंपाउंड। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन शो कर देगा इमीडिएटली और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एज कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आफ्टर द कंडेंसेशन, फिर वही दोनों तरफ। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ थर्ड एग्जांपल की, ठीक है, अब इस मेलोनिक एस्टर वाले एग्जांपल की। अब यहाँ पर भी देखो आफ्टर द कंडेंसेशन दोनों तरफ क्या है, एस्टर ग्रुप, थोड़ा सा कंपाउंड अनस्टेबल है। तो क्या होगा, पहले हाइड्रोलिसिस होते ही ये दोनों कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट। अब दोनों कार्बोक्सिलिक स्टेबल नहीं होता, सेम कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन शो कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगला जो एग्जांपल एक नीचे दे रखा है, यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सेनोन ले रखा है अब की बार जिस पर अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर कंडेंसेशन तुम तो कहोगे इतना ही बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। CN नेगेटिव साइनाइड भी तो हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है, कार्बोक्सिलिक, और एस्टर भी हाइड्रोलाइज होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर वही बात, सेम कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, फटाफट से डी कार्बोक्सिलेशन शो कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये था नोवेनेगल कंडेंसेशन। इसके बाद मैनिच रिएक्शन, मैनिच बेस बनता है, इस रिएक्शन का नाम इसके प्रोडक्ट के ऊपर रखा गया है, मैनिच रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी या तो एक्टिमिथिलिन कंपाउंड होगा हमारा सबस्ट्रेट कोई, या फिर इनोलाइजेबल कीटोन। इनोलाइजेबल का मतलब क्या है, वो कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन होनी मस्ट है ताकि वो इनोल फॉर्मेशन कर सके। अगर उसने इनोल ही नहीं बनाया तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि हम यहाँ पर कोई ऐसा सबस्ट्रेट नहीं ले सकते जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते, हम बेंजल्डिहाइड नहीं ले सकते, एसीटोफिनोन नहीं ले सकते, बेंजोफिनोन नहीं ले सकते। एसीटोफिनोन में तो यहाँ पर है वही क्या, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, बेंजोफिनोन कहना चाह रही थी मैं, ठीक है। तो बाकी दो रिएजेंट क्या यूज़ कर रखे हैं, सेकेंडरी अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन मिलकर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। अब तुम कहोगे तब से तो हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आ गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अगले पेज पर। अब वैसे तो देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम मॉलिक्यूल्स में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था जिसको न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, और मैं कह रही थी इस तरह से अटैक हो रहा है। हमने जब इस चैप्टर में की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी तब वहाँ पर क्लियरली एक बात यही लिखी हुई थी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ एडअप हो रहा है, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है।
अगर ये चार्ज डेंसिटी कम्प्लीटली ऊपर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो दोनों तरीके से बात को कहा जा सकता है, तो वही बात यहाँ पर समझाएगा। ठीक है, अब पहले ही स्टेप में इस रिएक्शन को पढ़ने की बजाय हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे पहले। अब नीचे इसके स्ट्रक्चरल रिक्विसाइट्स कुछ बता रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है कि हम प्राइमरी अमीन की जगह सेकेंडरी भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं, और क्या कह रहा है कि हम ये जो कह रहा था ना एन इनोलाइजेबल कीटोन, उसकी जगह बीटा कीटो एस्टर्स भी ले सकते हैं, बीटा साइनो एस्टर्स भी ले सकते हैं, नाइट्रो एल्केन्स भी ले सकते हैं। कहाँ पर, ये जो इसकी जगह पर ले सकते हैं हम। ठीक है, इनके साथ भी हम मैनिच रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, हायर एल्डिहाइड्स मतलब। ठीक है, तो पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन जनरेट कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और साथ में सेकेंडरी अमीन। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, HCl की प्रेजेंस में। मैं ये यहाँ पर बताना भूल गई, HCl एसिडिक कंडीशंस यहाँ पर एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर एसिड नहीं डाला तो रिएक्शन ही नहीं होगी भाई। ठीक है, तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन इनिशिएट होगी। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक तरह से कह लो हम फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन को ट्रीट कराएंगे इन एसिडिक एनवायरनमेंट टू जनरेट दिस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेकेंडरी अमीन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी और यहाँ पर अटैक कर देगी इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, इसके बाद जो थर्ड मॉलिक्यूल इन्होंने लिखा है ना वो डायरेक्ट लिख दिया है। तो डायरेक्ट अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा खोल के पढ़ लेते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटेगी यहाँ से, देखो इसको ये ऐसे भी तो शो कर सकता था। जैसे अगर मैं शो करूँ कार्बन, सिंगल स्टेप में नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए थे। ये कार्बन है, यहाँ पर मैं इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे ही हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। ठीक है, और मॉलिक्यूल स्टेबल। ठीक है, और लोन पेयर यहाँ पर फिर से इसके ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन लोन पेयर को लेकर नहीं गया है। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रोटॉन निकला, वो प्रोटॉन सेम मॉलिक्यूल, इसी सेम मॉलिक्यूल में इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन के पास जाकर अटैच हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, ऑक्सीजन पर। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो वो कार्बन की तरफ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना चाहेगा और एज वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहेगा। ठीक है, तो इसको असिस्ट कौन करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करके समझा रही हूँ। नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन निकला था वो यहाँ पर आकर एडअप हो गया था, मैं ये कह रही थी, सेम मॉलिक्यूल में। ठीक है, और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो असिस्ट कर रहा है वाटर को एज सच निकलने में। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने सिंगल स्टेप में दिखा दिया वो इस तरह से फॉलो होता है जो मैंने अभी अभी ड्रॉ करके दिखाया। तो ये जो स्पीशी बन रही है इसका नाम होता है इमाइन, इमाइन फॉर्मेशन, इमाइन बोल देते हैं इनको। ठीक है, और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो यहाँ पर ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से रेजोनेंस ये शो कर सकता है। तो कार्बन पर क्या जनरेट हो रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, अब आगे सेकंड स्टेप, दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, जो हमारी इनोलाइजेबल कीटोन है जो इनोल फॉर्मेशन कर सकती है। इनोल क्यों कह रहे हैं हम, इनोलेट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, एसिडिक हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में इनोल फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, तो एसिटोफिनोल लेके चल रहे थे हम।
H पॉजिटिव आयन प्रोटोनेशन शो करेगा फर्स्ट स्टेप में और इस तरह से इनोल फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब ये जो इनोल फॉर्मेशन हुई है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पर। ठीक है ना, अब की बार सब उल्टा हो गया एक तरह से। लो, हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि हम जो भी स्पीशी लेके चल रहे थे उस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, हमने जो एसिटोफिनोन लेके चले हैं उससे न्यूक्लियोफाइल तो जनरेट कर लिया, ये देखो ये कर लिया, लेकिन वो अटैक कहाँ पर कर रहा है, जो स्पीशी हमने फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन की हेल्प से जनरेट की है वहाँ पर। ठीक है ना, तो अगला स्टेप देखो यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ये रहा इनोल फॉर्मेशन एसिटोफिनोन से की और वो किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करके यहाँ पर देखो अटैक शो कर रहा है कार्बन पर। ठीक है, तो इस तरह की स्पीशी बन जाएगी। अब ये खुद को स्टेबलाइज करना चाहेगा, जैसे ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा स्पेस सेम कंपाउंड में सेम स्पीशी में। अब ये प्रोटॉन देखो यहाँ से हटकर नाइट्रोजन पर आ जाएगा अगले स्टेप में। जैसे ही ऐसा होगा तो OH नेगेटिव आयन कहाँ से आया, OH नेगेटिव आयन कहाँ से प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, लास्ट स्टेप में जो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है स्टेबलाइज करने के लिए मैनेज बेस जो बना रहा है, ये देखो यहाँ पर मैनेज बेस, यहाँ पर इन्होंने OH नेगेटिव क्यों शो किया भाई, ओ लास्ट स्टेप में देखो हमने इतना पढ़ लिया था। उसके बाद अगर हमें मैनेज बेस बनाना है तो हमें NaOH डालना पड़ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर NaOH डाला है, OH नेगेटिव एज सच कहीं रिएक्शंस में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है ना, तो कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद इसको मैनेज बेस में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा एल्कली डालना पड़ रहा है NaOH। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, बेस डाल दिया लास्ट स्टेप में OH नेगेटिव। ठीक है, बेस डालने के बाद ये जो बन गया अब इसको कहते हैं क्या, मैनेज बेस। अब यहाँ पर हमारी स्पीशीज सिर्फ कितनी थी, इतनी थी। देखो एसिटोफिनोन क्या होता है C6H5COCH3, हमने इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया CH2 और ये N एक सेकेंडरी अमीन। ये जो स्पीशी जनरेट हुई थी ये कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन की हेल्प से। ठीक है ना, तो ये इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई, मैनेज रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, मैनेज बेस, उसका नाम स्पेशल क्या है, मैनेज बेस। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू करूँगी तो बहुत बहुत ही लंबी हो गई है आज ये वीडियो। विटिक रिएक्शन कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 पेज हैं इसके। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई कंटिन्यू। ओके।